सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको सारे के सारे विषयों की पवन सीरीज की सारे क्वेश्चंस, राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों वो विकल्पी क्वेश्चंस को सबसे पहले। और दोस्तों एक चीज मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ये मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आप लोग प्लीज उसको देख करके जाइए कि आप लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, सिर्फ इसी वीडियो को देख करके जो प्रशिक्षु गए थे उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लाए। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, और सिंपली आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा वो वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है। तो आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग अगर कर ली है तो आपको पता होगा कि बच्चों का पूर्व ज्ञान हम कौन से कौशल से जानते हैं। प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल या फिर व्याख्या कौशल। तो हम प्रस्तावना कौशल से उनका पूर्व ज्ञान जानते हैं, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता या कथनों में तारतम्यता। तो प्रस्तावना कौशल का जो प्रमुख घटक होता है दोस्तों, जो प्रमुख घटक होता है प्रस्तावना कौशल का, इसमें प्रश्न होते हैं तो प्रश्नों की संरचना पर भी हमें ध्यान देना होता है, लेखन की स्पष्टता भी होनी चाहिए, उचित श्रृंखलाबद्धता भी होनी चाहिए, और कथनों में तारतम्यता, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है वो पहले प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो प्रस्तावना कौशल के ये सारे घटक हैं, ये सबके सब घटक हैं, चारों के चारों ऑप्शन, लेकिन प्रमुख घटक पूछा है तो इसीलिए ऑप्शन 7 जो है उचित श्रृंखलाबद्धता, यानी कि प्रश्नों में एक श्रृंखलाबद्धता हो, एक क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न लिखे गए हों, पहला क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरा क्वेश्चन तीसरे से रिलेटेड हो, जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड हो, और जो तीसरा है वो दूसरे से। इस तरीके से जब क्रमबद्ध तरीके से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे तो वो आसानी से बता ले जाएंगे, और यही है प्रस्तावना कौशल। तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही होगा, जबकि मैंने आपको बताया कि चारों के चारों ऑप्शंस में कोई भी गलत नहीं है, सबके सब सही है, लेकिन प्रमुख घटक की वजह से हम ऑप्शन 3 को लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। तो भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणित किट का उपकरण है डोमिनोज, बीकर, क्लैंप या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है डोमिनो। डोमिनो में इस तरीके के कार्ड बने होते हैं, एक तरफ संख्या लिखी होती है, एक तरफ कुछ संकेत इस तरीके से लिखे होते हैं, या फिर दोनों तरफ संकेत भी लिखे हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये डोमिनोज है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये गणित किट के अंतर्गत आता है। प्राइमरी में बच्चों को इस तरीके से इसके माध्यम से हम समझाते हैं, गणित की बहुत सारी गतिविधियां कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4 या 5। तो शिक्षण की प्रक्रिया में जो समाहित प्रक्रिया है आपको पता ही है कि इसमें कौन कौन आता है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है, पार्कर का, कॉल्विन का, रेयान का या हैरिस का। राइट आंसर है कॉल्विन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक या प्रकाशपूर्ण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, सौहार्दपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्ति संप्रेषण का उद्देश्य है, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तिगत विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। सबसे पहले शिक्षक का और बच्चों का, शिक्षक तो क्रियाशील रहते ही हैं क्लास में, लेकिन बच्चों का भी क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्रियाशील रहोगे तभी जो टीचर बता रहे हैं आप उसको समझ पाओगे, उस कॉन्सेप्ट को।
तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या सरल से जटिल की ओर। तो आप सभी को पता है कि पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि इसी में कहा गया है पहले हम किसी वस्तु को हम पूरा बच्चों को दिखा देंगे, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में बच्चों को बताएंगे। अगर किसी पौधे के बारे में बता रहे हैं तो पूरा का पूरा गमला लाकर क्लास में हम दिखा सकते हैं कि कहाँ पर उसकी पत्तियां हैं, कहाँ पर उसका तना है, कैसे उसकी जड़ें हैं, कैसे उसका फूल है, कैसे उसके फल हैं, कैसे मतलब हर चीज के बारे में बता सकते हैं बच्चों को। तो पहले पूरी चीज दिखा दी जाए, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में बात की जाए। यही है पूर्ण से अंश की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर या जीव विज्ञान पर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है अधिगम, शिक्षण, स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अधिगम। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुकराती विधि है या सुकराती विधि किसे कहते हैं? कहानी विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को या विश्लेषण विधि को। आप सभी को पता है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है, और इसे हम सुकराती विधि भी कहते हैं। इसीलिए 2015 में देखिए पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, संप्रेषण नहीं है संबंध स्थापन, ज्ञान का स्थानांतरण, भाषण देना या बोध निश्चय। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो संप्रेषण है इसमें पूछा है कौन सा संप्रेषण नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि संबंध स्थापना। तो अगर हम संप्रेषण करते हैं, जैसे कि शिक्षक है, छात्र हैं, तो संप्रेषण करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं, दूसरा भी हम अपने विचारों को हमारे समक्ष रखता है, तो इससे कहीं ना कहीं संबंध की स्थापना होती ही होती है। इसके अलावा ज्ञान का स्थानांतरण, अब शिक्षक कुछ बच्चों को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान का स्थानांतरण तो हो ही रहा है संप्रेषण के माध्यम से। इसके अलावा जब ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं बोध तो होगा ही होगा, यानी कि बच्चे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे जो टीचर बता रहे हैं, उनको उस सब्जेक्ट का या उस सब्जेक्ट की नॉलेज क्या होगी और इंक्रीज होगी, बढ़ेगी ना। लेकिन यहाँ पर भाषण देना जो है, अगर केवल एक व्यक्ति भाषण दे रहा है और सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है तो इसे हम संप्रेषण नहीं कहेंगे। संप्रेषण तभी होगा जब भाषण को सुनने वाले लोग भी होंगे। तो यहाँ पर केवल भाषण देना की बात की गई है, यहाँ पर सुनने वाले हैं या नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इसलिए वजह से यहाँ पर हम स को लगा रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर हम भाषण दे रहे हैं और सुनने वाले लोग हैं वहां पर, तो भाषण देना भी क्या होगा, संप्रेषण ही तो होगा, क्योंकि हम अपने विचारों को किसी के समक्ष रख रहे हैं और वह हमारे विचारों को सुन रहा है। तो एक तरीके से यह भी संप्रेषण ही हुआ। लेकिन अगर आप भाषण दे रहे हैं और वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है या फिर कोई सुन ही नहीं रहा है तो यह संप्रेषण नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और फिर सुन करके वह भी अपने विचारों को प्रस्तुत करे। तो इस तरीके से तभी संप्रेषण प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रियात्मक शिक्षण विधि है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा सीखना या छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान करना, गृह कार्य द्वारा सीखना या भ्रमण के द्वारा सीखना। यहाँ पर राइट आंसर है क्रियात्मक शिक्षण का मतलब होता है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा सीखना। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि या व्याख्या प्रविधि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 7 विवरण प्रविधि, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, आज की जो शिक्षा है उसको बाल केंद्रित क्यों किया गया है कि बालक को ध्यान में रख करके हम सिलेबस बना रहे हैं, उसी को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, उसको सारी चीजें पढ़ाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों इसका रीजन मुख्य रूप से है बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बालक का चौमुखी विकास करना, यही प्रमुख उद्देश्य होता है बाल केंद्रित शिक्षा का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, और ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये कथन किसका है? तो यह कथन है टीपी नन का। ऑप्शन बा जो है ये सही है, ये नन का कथन है, इसको आप लोग प्लीज याद रखिएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार लाना,
दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, इसके अलावा सुलेख पर बल देना और गृह कार्य देना। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। यानी कि बच्चे के अंदर जो कमजोरियां रह गई हैं, जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आया है जो विषय, उसको हम क्या करते हैं, उसी की कमी को तो दूर करते हैं। अगर बच्चा गणित में कमजोर है तो गणित की कमजोरियों को हम क्या करते हैं, दूर कराते हैं। उसे बहुत सारा अभ्यास कराते हैं प्रश्नों का, उसे एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, ताकि जो उसका दोषपूर्ण अध्ययन है वह धीरे धीरे सही हो जाए और बच्चा सामान्य बच्चों के साथ ही कक्षा में सवालों को लगा करके दिखाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और परिणाम का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, परिणाम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? अरस्तू की, महात्मा गांधी की, पेस्टालॉजी की और हर्बर्ट स्पेंसर की। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर द, हर्बर्ट स्पेंसर की। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, विज्ञान शिक्षण में। 2017 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन और 18 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या फिर पर्यटन? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्टी कौशल या फिर उद्देश्य कथन कौशल? तो दोस्तों छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी हम प्रस्तावना कौशल से करते हैं। इसमें ढेर सारे प्रश्न होते हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 25 है। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह किसका कथन है? बर्टन का, रायबर्न का, एंडरसन का या रेमंड का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, रायबर्न का। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कैसी थी? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित? आप सभी को पता है राइट आंसर क्या है, शिक्षक केंद्रित। लेकिन आज की जो आधुनिक शिक्षण व्यवस्था है वो कैसी है? बाल केंद्रित। इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो 17 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का या परीक्षा का? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ख्याल रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षण विधियां, गतिविधियां, अभ्यास कार्य या प्रश्न? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, शिक्षण विधियां। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है। शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या फिर शिक्षण सूत्रों पर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, शिक्षण सूत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 30 है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? दोस्तों इसके जन्मदाता है फ्रॉबेल। ऑप्शन आ सही है। किंडरगार्टन के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनकी तुलना फूलों से की गई है या पौधों से की गई है, टीचर की तुलना माली से की गई है और स्कूल की तुलना एक बगीचे से की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या अंश से पूर्ण की ओर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, मूर्त से अमूर्त की ओर। यह सबसे उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में या भाषा शिक्षण में? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, भूगोल शिक्षण में। ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 34 है। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि, प्रयोग विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि या जीवन इतिहास विधि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, किंडरगार्टन विधि। क्वेश्चन नंबर 35 है। शिक्षण का सूत्र नहीं है
ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या प्रेरणा का सिद्धांत। तो ये प्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन 18 में पूछे गए हैं, आप देख सकते हो 2018 में सब पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है बच्चे को जो पहले से ज्ञान है उसी ज्ञान को जोड़ करके उसको नया ज्ञान सिखाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो बच्चे को पता है उसी के थ्रू हम उसको बता रहे हैं, जो उसको नहीं पता है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 है, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या सहायक सामग्री से। तो सहयोग की भावना जब हम समूह में कार्य करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तभी आती है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह कार्य द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा। दोस्तों ये देखिए 17 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया, लगातार ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हम कहानी सुना करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का काम करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है, रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली का या आर.के. शर्मा का। दोस्तों यह कथन है हर्बर्ट का, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रभावी संप्रेषण तभी होता है जब यह द्विपक्षीय होता है, यानी कि दोनों पक्ष के लोग बराबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2017-18 में ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जानना, समझना, चिंतन करना या समयबद्धता। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, समयबद्धता। क्वेश्चन नंबर 43 है, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। अभी आपने शुरू में ये क्वेश्चन देखा है। तो डोमिनोज किस में प्रयोग किया था, किस विषय में, गणित में। तो ऑप्शन बा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गणित विषय या गणित शिक्षण में बहुत अधिक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है, आसू बेल, डैनियल डेविस, क्वींस या और जॉन रेट्स। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, आसू बेल। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश ग्राही या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, रेडियो, चलचित्र, टेलीविजन या कंप्यूटर। तो श्रव्य दृश्य यानी कि सुने भी और देखे भी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, रेडियो क्या है, केवल श्रव्य सामग्री है, केवल सुनी जा सकती है, देखी नहीं जा सकती है। लेकिन चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर इनमें हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। तो भ्रमण प्रविधि के चरणों में देखिए, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या उपरोक्त सभी। तो भ्रमण प्रविधि के ये सभी क्या है, चरण है। क्योंकि कहीं भी जाने से पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, किस जगह पर जाना है, कैसे वहां पर कौन कौन सी सामग्रियां वहां पर लगेंगी, ये सब आप कलेक्ट करते हो। तो इसीलिए ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो पाठ के प्रमुख तथ्यों को हम बार बार अगर दोहरा रहे हैं तो दोस्तों वह आएगा आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है, व्याख्यान प्रविधि, खेल प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि या फिर अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। दोस्तों कक्षा को आनंददायक या शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए हमें खेल गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को इस तरीके से, इस माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे रुचि लेकर क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 पर जाते हैं, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या उपयुक्त सभी।
तो शिक्षण प्रविधियों के प्रकारों में ये प्रश्नोत्तर, वर्णन प्रविधि, कहानी प्रविधि ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसका कथन है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा बी.ओ. स्मिथ, यह स्मिथ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या पद्य शिक्षण में? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर अ, व्याकरण में, यानी कि ग्रामर में हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद या छात्रों की पसंद? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार, यानी कि जो विषय जिस तरीके की सामग्री की डिमांड करता है, हम वही सामग्री बच्चों के लिए या उस विषय में हम वही शिक्षण सामग्री यूज करेंगे जो उस विषय वस्तु के अनुकूल होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्य वस्तु, छात्र? तो शिक्षक और छात्रों के मध्य कौन होता है? पाठ्य वस्तु होता है। तो ये तीनों क्या है? संप्रेषण के घटक हैं। लेकिन अभिभावक तो क्लास में नहीं आते हैं ना, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? दोस्तों ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर उसके बाद उसी पर एक नियम बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? उद्यान या बागीचा की संज्ञा किसने दी है विद्यालय को? तो आप सभी को इसका आंसर बताइए। फ्रॉबेल ने दी है। फ्रॉबेल ने क्या कहा है? स्कूल को बागीचा कहा है या उद्यान कहा है, और शिक्षक को माली कहा है, बच्चों को पौधे कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो दोस्तों यह आता है वाद विवाद प्रविधि में। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? रूसो, प्लेटो, सुकरात या अरस्तु? तो आप सभी को पता है प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता सुकरात है। क्वेश्चन नंबर 61 है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है या स्पष्टता के साथ होता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अनेक व्यक्तियों के साथ जब संप्रेषण होता है तो वह बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है? तो जब कक्षा कक्ष की कमी होती है स्कूल में, तो टीचर क्या करते हैं कि एक ही कक्षा में बहुत से क्लास के बच्चों को बैठाते हैं। यहाँ पर बहुत से क्लास मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बहु कक्षा। तो इसलिए बैठाते हैं क्योंकि क्लास की कमी है, तो क्लास 3-4 को एक में बैठा दिया या 3-4-5 को एक में बैठा दिया, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 63 है, कक्षा शिक्षण में प्रसंगात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्वलन कौशल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर देखिए, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग कब करते हैं टीचर? यानी कि किसी की प्रशंसा कब करते हैं, यह कौन सा कौशल होता है? तो ये होता है पुनर्बलन कौशल। बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, बच्चे ने कोई सवाल लगा के दिखा दिया या कुछ ऐसा किया कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसको आप शाबाश, बहुत अच्छे इस तरीके से बोलोगे, तो यहाँ पर ये होगा पुनर्बलन कौशल। क्वेश्चन नंबर 64 है, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक? तो बोर्ड अगर आगे लगा तो बोर्ड पर क्या करते हैं? बोर्ड को तो हम देखते ही तो हैं, तो ये दृश्य हुआ ना, तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि हम इसको देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन है हम कंप्लीट कर लेंगे, और पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन है सबको हम कवर कर लेंगे। इस तरीके से 2 पार्ट में आपका ये जो पूरा सीरीज है राजन सीरीज, इसको हम कंप्लीट करा दे रहे हैं आप लोग के सेकंड पेपर का। और दोस्तों कॉपी कैसे लिखनी है एग्जाम में, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डीएलएड में कॉपी कैसे लिखें आप सर्च करेंगे, आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियो मिलेगी, आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको उससे बहुत बहुत लाभ होगा। अगर आप चाहते हो एग्जाम में बेहतर नंबर लाना डीएलएड के अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख करके ही जाइएगा। और आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा।
दोस्तों अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए और चैनल से ऐसे ही बने रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। जय हिंद।